सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह से जंग लड़ने की सोच रहा है इसराइल। क्या ट्रंप की डेडलाइन से पहले साउथ लेबनान फटने वाला है? यमन में एसटीसी को अचानक मिली बढ़त। क्या हद्रामौत और मेहरा बनने जा रही नई सिविल वॉर की वजह? यमनी मूवमेंट के सुप्रीम लीडर अल हूथी ने अल शरा को लताड़ा। इसराइल की गोद में बैठने का इल्जाम लगाकर हूथी ने दी सीरिया को वार्निंग। इसराइली होस्टेज अपनी ही बमबारी से मरे। क्या ये खुलासा नेतन्याहू की पूरी कहानी पलट देगा? गजा में एंटी हमास ग्रुप्स फिर से हुए एक्टिव। क्या कमांडर अबू शबाब की मौत के बाद नया फसाद फैलने वाला है? और गजा में आया बारिश, ओलों और तूफान का कहर। बेघर लोगों के पास जो कुछ बचा था वो सब हो गया बर्बाद। करते हैं शुरुआत इस शो की। इसराइल ने फिर से धमकी की जबान में कहा है कि हिजबुल्लाह दोबारा तैयार हो रहा है। दोस्तों, ट्रंप की डेडलाइन करीब है और जंग का साया लेबनान पर फिर से गहरा हो रहा है। इसे सीरियस मानिएगा। लेबनान की हुकूमत का कहना है कि लितानी दरिया के साउथ इलाके में हिजबुल्लाह के 80% हथियारों को डिसमेंटल कर दिया गया है, मगर इसराइल इस दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं। तेल अवीव से आ रही रिपोर्ट्स में इसराइल के अफसरान का कहना है कि हिजबुल्लाह हर मोर्चे पर अपनी कुव्वत वापस खड़ी कर रहा है और अगर लेबनानी हुकूमत इस साल के आखिर तक पूरे हथियारों का मसला साफ नहीं करती तो इसराइल फिर इंतजार नहीं करेगा। यानी ये लेबनान के खिलाफ सीधे जंग छेड़ने का ऐलान है। दूसरी तरफ अमेरिका इस हालात को टालने की कोशिश कर रहा है, इस सिचुएशन को टालने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में कोई और एक नया एस्केलेशन हो, लेकिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी कायम रखनी है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू अगले कदम पर जल्द फैसला करने वाले हैं। अभी बिल्कुल लास्ट वीक में जाएगा इस दिसंबर के, नेतन्याहू अमेरिका और ट्रंप से मिलेगा तो वहीं डिस्कशन होगा। इसीलिए लेबनान को थोड़ा और वक्त दिया जाए, कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ताकि जंग का दरवाज़ा पूरी तरह से ना खुल जाए। तो आखिरी डिस्कशन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो भी होगा उसके बाद ही जंग होगी नहीं होगी बात तय हो जाएगी। मगर इसराइल की टोन ज़रूर साफ है। अगर लेबनान उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया और उसने हिजबुल्लाह के सभी हथियार नहीं छीने तो बॉर्डर पर बड़ी मिलिट्री कार्रवाई का इशारा हवा में तैर रहा है। लेबनान कह रहा है कि वो काम कर रहा है, इसराइल कह रहा है कि हमें यकीन नहीं। इधर डेडलाइन नज़दीक आ रही है ट्रंप बाबू की, और मंजर पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या साउथ लेबनान में एक और बड़ा धमाका होने वाला है? एक जंग का बिगुल बचने वाला है। यमन में हालात एक बार फिर से गर्म हो गए हैं। यूएई की हिमायत वाली फोर्स, जिसका नाम है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी, उसने हद्रामौत और मेहरा के बड़े हिस्सों पर काबू जमा लिया है अपना, और इस कदम ने पूरे मुल्क में सियासी और मिलिट्री हलचल बढ़ा दी है। एसटीसी की ये सडन फॉरवर्ड मूवमेंट यमन की पहले से टूटी हुई सियासत को और भी फाड़ सकती है। सना से लेकर अदन तक ये सवाल गूंज रहा है कि क्या ये कदम सिविल वॉर की एक नई लेयर को खोल देगा? गल्फ स्टेट्स के लिए भी ये डेवलपमेंट छोटा झटका नहीं। पहले ही यमन वॉर को लेकर अलग अलग कैंप्स और टेंशन मौजूद हैं, और अब एसटीसी का हद्रामौत मेहरा में उठाया गया ये बड़ा कदम गल्फ में नए फ्रिक्शन को हवा दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मूव को इलीगल पावर ग्रैब बता रही है, जबकि एसटीसी इसे साउथ के सेल्फ रूल की तरफ एक जरूरी कदम कह रहा है। फिलहाल यमन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ यूएई बैक्ड एसटीसी की फोर्स आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब बैलेंस बनाने की कोशिश में है, और यमन की जंग का मैदान एक बार फिर नगाड़ा बजने के खतरे तक पहुंच गया है। ये सब कुछ साउथ में हो रहा है, और उधर एक इलाका हूथीस के पास है, वो पेट पर हाथ रखकर इन लोगों पर हंस रहे हैं। देखो, ये संभाल नहीं पाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गजा ले जाए गए ज्यादातर इसराइली होस्टेजेस हमास ने नहीं मारे, बल्कि वो इसराइल की अपनी बमबारी में मारे गए। ये बयान इसराइल से आया है। ये बड़ा खुलासा है जो नेतन्याहू के झूठ का मुंह नोचने जा रहा है। इसराइली फौज के एक एक्स कमांडर नित्सान अलोन ने बताया कि जब जबालिया इलाके पर इसराइली आर्मी ने धड़ाधड़ स्ट्राइक्स की तो कई होस्टेजेस उसी में खत्म हो गए। खुद इसराइली अखबार कह रहा है। यदि कमांडर ने कहा कि गलत इंटेलिजेंस की वजह से जिन इमारतों पर बम गिराए गए उनमें उनके अपने ही लोग बंद थे,
यानी इसराइली होस्टेजेस। अलोन ने कहा कि कुछ कैदी तो जिंदा हाल में गजा पहुंचे थे, लेकिन स्ट्राइक्स में उनकी मौत हो गई। यानी सारे लोग 7 अक्टूबर को मरे हुए थोड़े ना पहुंचे, जिंदा पहुंचे थे, वो मारे गए स्ट्राइक्स में इसराइल की। यानी उनकी मौत फलस्तीनी फैक्शंस के हाथों नहीं हुई, इसराइल की अपनी फायर पावर से हुई। वो ये भी बोलता है कमांडर इसराइल का कि कैदियों के घर वालों के प्रोटेस्ट का भी नेगोशिएशंस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसराइल की शर्त साफ है, दूसरे फेज की बात तभी चलेगी जब सारी बॉडीज या रिमेन्स उन्हें सौंप दिए जाएंगे इसराइल को। यानी असली कहानी अंदर ही अंदर कुछ और थी, अगर पहले की बात करें जब होस्टेजेस मारे जा रहे थे। और अब बाहर आ रही दरारों की दास्तान पहले आ चुकी कहानी से कुछ और है। अपने ही लोग कह रहे हैं कि ये बम जिन्होंने हमारे होस्टेजेस की जान ली वो आईडीएफ के बम थे, किसी मूवमेंट के नहीं। दोस्तों, 2024 के लेबनान पेजर ब्लास्ट से लेकर गजा के कत्लेआम तक इसराइल के इस घिनौने काम में अमेरिका की एक फर्म ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भरपूर साथ दिया था। एक रिपोर्ट ऐसी आई है। एक नई किताब ने साफ लिखा है कि 2024 में लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट इसराइल ने कराए, और इस पूरे ऑपरेशन में जो डेवलपमेंट है वो इसराइल नहीं है, वो फर्म। इस पूरे ऑपरेशन में इसराइल के साथ ही यूएस यानी अमेरिका बेस्ड एक एआई सर्विलांस फर्म जिसका नाम है पालंटियर। ये टेक्नोलॉजी गजा के जेनोसाइड के दौरान भी इस्तेमाल हुई इस कंपनी की, पालंटियर की। लेबनान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 17-18 सितंबर 2024 को इसराइल ने हजारों हैंडहेल्ड पेजर्स और वॉकी टॉकीज को रिमोटली ब्लास्ट कर दिया था, दूर से बैठ के। इन धमाकों में उस दिन दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे दोनों शामिल थे। करीब 3000 लोग जख्मी हुए थे। किताब के मुताबिक जो आई है, जिसमें सब कुछ खुलासे हुए, इस किताब के मुताबिक इसराइल ने पालंटियर के एआई सिस्टम से डिवाइस मैपिंग, मूवमेंट ट्रैकिंग और टारगेट कोऑर्डिनेशन करवाया। यानी डिवाइस मैपिंग की डिवाइस कहाँ, फिर मूवमेंट, वो डिवाइस बंदे के साथ कहाँ कहाँ जा रही, मूव हो रही, और फिर टारगेट कोऑर्डिनेशन कि कहाँ हिट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स पूरे जुटाए कि चलो आज इस कमरे में से मारेंगे। यानी आईडीएफ की पूरी कार्रवाई एआई के जरिए चलती रही, गजा से लेकर लेबनान तक। किताब में लिखा गया कि इसराइल ने इस हमले को, लेबनान वाले हमले को प्रिसीजन ऑपरेशन बताया, कि मतलब बिल्कुल तय था कि किसे मानना है किसे नहीं, बाकी लोगों को नहीं मानना था। मगर मैदान में चीखें, धुआं और लाशें थीं, और ये ब्लास्ट लेबनान की बेगुनाह आबादी पर एक और सीधा हमला बना, कोई प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं बनी। निचोड़ ये कि 2024 के ब्लास्ट हो या गजा की तबाही हो, इसराइल की मशीनरी के साथ पालंटियर की एआई फर्म भी इस कत्लेआम में बराबर से लगी हुई थी। क्या खुद को पीस प्राइज दिलवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा और सुना कि अमेरिका की एक फर्म कत्लेआम में शामिल? हाँ, वो तो मानते नहीं कि गजा में कोई कत्लेआम हुआ है। सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पुट अप कर लिया। अबू शबाब के बाद मिडखियों को भी बारिश में जुकाम हो रहा है। वैसे भी मिडखियां तो बारिश में निकलते हैं, लेकिन इतनी नज़ाकत बदलें कि मिडखियों को जुकाम हो जाए तो सोचिए कहावत कहाँ जाती है। गजा के इसराइली कंट्रोल वाले इलाके में एक्टिव एंटी हमास ग्रुप्स कह रहे हैं कि अपने टॉप कमांडर के मारे जाने के बावजूद वो लड़ाई जारी रखेंगे। इन ग्रुप्स का कहना है कि अक्टूबर के सीज फायर के बाद उनकी भर्ती बढ़ी है और वो गजा के फ्यूचर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये छोटे लोकल लेवल के ग्रुप्स हैं, लेकिन इनका उभरना हमास पर प्रेशर बढ़ा रहा है और आने वाले महीनों में गजा को स्टेबल करने की कोशिश में नई दिक्कतें पैदा कर सकता है। हमास नो डाउट गजा का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियारबंद लड़ाके हैं, फिर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद, PFLP और बाकी फिर ये सब अबू शबाब टाइप की गैंग। जून में नेतन्याहू ने खुद माना था कि इसराइल ने कुछ कबीलों को एक्टिवेट किया है, यानी एंटी हमास ताकतों को सपोर्ट दिया है। इसके बाद इसराइल ने ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं की। पिछले हफ्ते यासिर अबू शबाब नाम का एक शख्स मारा गया था। आप सब जानते हैं गजा का गद्दार कहा गया है उसे। तो यासिर अबू शबाब, जिसे इन एंटी हमास फोर्सेस को बनाने की कोशिशों का लीडर माना जाता है, वो रफा में कबीलों की लड़ाई सुलझाने के दौरान पिछले हफ्ते मारा गया। और अब बाकी ग्रुप्स और उनकी बिना मूछे जमी वाली कोपलें ये कह रही हैं कि कमांडर गया, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हमास का सफाया करेंगे। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर ने सीरिया के STS हुक्मरानों को लताड़ा है
क्यों? इसराइल से ताल्लुकात बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। कहा है कि तुम उससे ताल्लुकात बना रहे हो, रोज़ तुम्हें कूट रहा है। यमन के अंसरुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट के सुप्रीम लीडर हैं अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूथी। इन्होंने सीरिया में एसटीएस के कंट्रोल वाली अहमद अल शरा की हुकूमत पर सख्त जुबानी वार किया है। उनका कहना है कि ये ग्रुप अमेरिका की गोद में बैठकर इसराइल से ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहा है। एक लाइव टेलीविजन खिताब में अल हूथी ने कहा कि सीरिया पर हावी ये ग्रुप उसी नक्शे कदम का मॉडल है जिसमें डबल गेम, सरेंडर, अमेरिका पर इंहिसार और सीधा इसराइल की तरफ झुकाव शामिल है। अल हूथी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सीरियाई ग्रुप्स अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंड हैं और लगातार इसराइल के साथ रिश्ते बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इसराइल सीरिया पर लगातार एयर स्ट्राइक से क्यों ना कर रहा हो और उसकी ज़मीन पर कब्जा जमाए क्यों ना बैठा हो, लेकिन सीरिया, उनका इल्ज़ाम है कि सीरिया इसराइल से ताल्लुक बना रही है, जबकि अहमद अल शरा कह चुके हैं कि जब तक कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट और कोई ताल्लुक नहीं बनेगा तुमसे, जब तक हमारी ज़मीन छोड़कर नहीं जाते। ये खिताब अल हूथी ने हज़रत फातिमा ज़हरा के यौम विलादत और मदर एंड वुमेन डे के मौके पर किया और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि ज़ायनी रजीम ने हज़ारों मुस्लिम औरतों को कत्ल किया है, जिनमें हामिला औरतें, कम उम्र लड़कियां, जवान औरतें और बुजुर्ग औरतें सब शामिल हैं। एक दो खबरें हम आपको यहाँ से सुनाई देते हैं। इसराइल किल्स 3 इन गजा एमिड कॉज फॉर सीज फायर सेकेंड फेज टू बिगिन। हमने आपको कल रात खबर दी सबसे पहले और उसी वक्त वो ब्रेक भी हुई थी कि जो एनवॉय हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि बस सेकेंड फेज़ का ऐलान अभी के तभी, कभी न कभी, जल्दी से जल्दी होने वाला है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में से लागू करना चाहते हैं, लेकिन इसराइल फिर भी नहीं मान रहा। गजा में लगातार वो हमले कर रहा है और येलो लाइन के पीछे के इलाके उजाड़ रहा है। कल भी उसने 3 लोगों को, गजा के लोगों को शहीद कर दिया, गोली मार दी, बच्चों को भी मारी जा रही है। तो सेकेंड फेज ऑफ सीज फायर कितना कामयाब रहेगा और उसमें क्या आईडीएफ विड्रॉ करती है गजा के इलाकों से, ये देखना होगा। जबालिया में और कई और इलाकों में गोलियां चली हैं जिसमें लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ये सब कुछ रोज़ की कहानी बन गया है। लेकिन वेस्ट बैंक के रमल्ला से एक ऐसा सीन कल रात सामने आया जैसे मैंने अभी नहीं देखा था। बड़ा धुंधला सा सीन है, एक फ़ोटो है और उसमें मैं महसूस कर सकता हूँ कि टोपी लगाए और खड़े हुए लोग हैं और बताया गया है कि इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्स आई, एक गांव है दीर बिजई नाम का, ये रमल्ला के मगरब में आता है। वहाँ पर नमाजी जो थे इकट्ठा थे, जमा थे, आई थिंक ईशा की नमाज के लिए, और उस वक्त वहाँ पर आईडीएफ आई और तमाम लोगों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। जो नियत बांधे हुए थे उनको भी, नहीं बांधे हुए थे उनको भी, और इन सब का लाइन से खड़ा करके फील्ड इंटेरोगेशन किया। फ़लस्तीन की ज़मीन पर फ़लस्तीनियों का बाहर से आए हुए लोग इंटेरोगेशन कर रहे हैं। असल में चक्कर यह है कि सिक्योरिटी अपने आप बाप बनकर इसराइल ने हाथ में ले रखी है, वरना ये नहीं। और अगर ये लोग जो अरब कंट्रीज़ ने 2-3 जंग लड़कर हार गए, अगर एक भी जीत जाते तो ये कंट्रोल इनके हाथ में नहीं होता। सभी लड़े थे। वो हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो हम उस पर एपिसोड बना सकते हैं। हज़ारों फौजी सऊदी ने भी कंट्रीब्यूट किए थे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, उसकी लंबी कहानियां हैं, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। या हबीबी कह के बस कूदे तो वैसे ही करके अपने आप तबाह होके मर के बड़ी तादाद में अपने सामान, जहाज, तोप, टैंक सब तबाह करवा के वापस लौट आए। और उसके बाद क्या हुआ, उसने सिक्योरिटी अपने हाथ में रखेंगे, फिर बपौती बन गई उसकी। रात की ये तस्वीर है। सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू किया एक शख्स को जो कि दफन हो गया था जिंदा, पानी और हवा की वजह से, बारिश और हवा की वजह से मिट्टी के अंदर। गजा की मिट्टी पिलपिली बिल्कुल धंस जाती है। लोगों ने जैसे तैसे कहीं पर गड्ढे वड्ढे खोद के ऊपर कुछ रख के लोगों ने बना लिया, वो धंस गया। बारिश आई, इतनी तेज़ आई कि वो धंस गया। फिर सिविल डिफेंस के लोग आए, उन्होंने उसे जिंदा खैर निकाल लिया। अच्छी बात यह है, ये गजा में कल रात एक जो तूफ़ान आया ना, बैरॉन नाम का, वो उसने बड़ी आफत मचाई और 2-3 दिन अब इसका असर रहने वाला है। हमने स्पेशल एपिसोड इसीलिए कल आपको पहले बनाकर दिखा दिया था। और गजा में कल रात क्या मोटे मोटे ओले गिरे हैं सर, क्या मोटे मोटे ओले गिरे हैं। आप इनके साइज से देख लीजिए कि बहुत से लोगों को टेंट्स को फाड़ कर, ये खैमों को फाड़ कर अंदर घुस गए होंगे। इस तरीके से गजा में रात बारिश हुई है। रात भर बिजली ऐसे कड़की, ऐसे चमकी कि बस
सब कुछ जला कर भस्म और ख़त्म कर देना चाहती है। इतना बड़ा बड़ा ओला गिरा है, ये धड़ 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 धड़, बस लोगों की आवाज़ आ रही थी और दिल धड़क रहे थे। इमरजेंसी टीम अलर्ट हैं इसराइल में भी, जो तूफ़ान बायरॉन आ रहा है उसको लेकर, और ये खदशे हैं कि कुछ फ्लडिंग वाले रिस्क भी होंगे, मतलब जो बारिश का पानी जमा हो जाता है, एक सैलाब जैसी सूरत बन जाती है, वो भी कुछ देखने को इसराइल में भी मिल सकती है। तो ये थी कुछ खबरें जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स के साथ रख दी। उम्मीद ये करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।